हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक ISLM का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, है ना। ISLM मॉडल के थ्रू इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसका थ्योरी लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए ISLM का ऑलरेडी मैं पहले थ्योरी अपलोड कर चुका हूँ, है ना। IS कर्व का डेरिवेशन, अलजेब्रिक डेरिवेशन कैसे होता है, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। LM कर्व का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इन तीनों का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिए। आज मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूँ कि इनकम का डिटर्मिनेशन या अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन ISLM कर्व से कैसे होता है। ठीक है, इसको समझने के बाद क्या करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, आज मैं थ्योरी बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। क्लियर। देखिए ऑलरेडी मैं ISLM कर्व के बारे में बता चुका हूँ। IS कर्व का मतलब क्या होता है? IS कर्व का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वालिटी से जो कर्व डेराइव होता है उसे हम लोग IS कर्व बोलते हैं। ठीक है, वहीं LM कर्व क्या है? डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो कर्व बनता है वो हमारा LM कर्व होता है। ठीक है, IS कर्व जो होगा, IS कर्व बेसिकली क्या होता है? ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, जिसमें x एक्सिस पे इनकम लेवल को लेते हैं, y एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। मतलब दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग I लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और LM कर्व के बारे में मैंने बताया था, ये अपर स्लोपिंग होगा। ठीक है, इसमें भी नीचे इनकम होगा, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? तो भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? ठीक है, तो इसमें कहा यह गया है कि द पॉइंट वेयर IS कर्व एंड LM कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? जहां IS कर्व LM कर्व को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और उसी पॉइंट पर इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का डिटर्मिनेशन होगा। कैसे होगा? देखिए ध्यान से, ये हमारा IS कर्व है, राइट, फिर ये हमारा LM कर्व है, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां इनकम डिटरमाइन हुआ OI, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हुआ OI। ठीक है, इधर क्या रहेगा? इधर इनकम लेवल रहेगा, इनकम लेवल, और उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनकम लेवल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब LM कर्व और IS कर्व दोनों इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, तो वहां पे इनकम OY डिसाइड हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट OI डिसाइड हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं IS कर्व का डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ, LM कर्व का डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ, उसका वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा हूँ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, IS कर्व और LM कर्व में शिफ्टिंग आ सकता है। ठीक है, किसके कारण आ सकता है शिफ्टिंग भाई? मॉनेटरी पॉलिसी के कारण आ सकता है। किसके कारण? मॉनेटरी पॉलिसी के कारण आ सकता है, और फिजिकल पॉलिसी के कारण भी। फिजिकल पॉलिसी, देखिए IS कर्व LM कर्व में शिफ्टिंग ये दो कॉज होते हैं। ठीक है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली वैसे पॉलिसीज को बोलते हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी अपनाती है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, है ना, जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाएगी वो होगी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी टूल्स अपनाते हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड। ठीक है, तो टूल्स अपनाते ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना, वो होता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड है सेंट्रल बैंक से, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड है गवर्नमेंट से। ठीक है, अब होता क्या है, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट, आपको पता होगा IS कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स मार्केट बोलते हैं इसको। ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है ना, और LM कर्व जो वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है। किसको दिखाता है?
मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है, ठीक है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आएगा, ठीक है, तो मनी मार्केट में चेंजेस क्रिएट होगा, क्लियर। और जब फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस आएगा तो गुड्स मार्केट में चेंजेस आएगा, मतलब आईएस कर्व चेंज करेगा, है ना। देखते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली डायग्राम से समझते ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। चलिए देखिए, ये क्या है, हमारा आईएस कर्व है, ये हमारा एलएम कर्व है, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिसाइड हुआ, ओ आई डिसाइड हुआ, और इंटरेस्ट जो है ओ आई डिसाइड हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट का या फिर क्या बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट का, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मनी मार्केट में चेंजेस आएगा कब, जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आएगा, और फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस आएगा तो गुड्स मार्केट में चेंजेस आएगा। तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। इसमें हुआ क्या, मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, मतलब विस्तारक मौद्रिक नीति, है ना। तो इसके तहत क्या करेगा, सरकार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता करेगा, है ना। फिर क्या बोलता है, मतलब जो भी चीज़ें इकोनॉमी में है, इकोनॉमी को और बूस्ट कर सके, मनी सप्लाई को बढ़ा सके, वैसी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कॉज होगा, एलएम कर्व हमारा शिफ्ट कर जाएगा इधर, राइट साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर अपनाया जाए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सस्ता कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में एलएम कर्व किधर हुआ, इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पहले इक्विलिब्रियम ई था, अब हो गया हमारा क्या, E1, जहाँ पर इनकम डिसाइड हो, इनकम बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के OI-1 हो गया, ठीक है। तो क्या इफेक्ट हुआ, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आता है और इनकम लेवल में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। ये हुआ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर। मैं इधर इरेज कर सकता हूँ, आई होप आप लोग बनाते जा रहे होंगे, है ना। देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी केस में हमने देखा क्या, इनकम बढ़ गया, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। अब होता क्या है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को कम करने के लिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह महंगा कर दिया जाएगा, बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, CRR SLR इन सब चीज़ों को इंक्रीज कर दिया जाए अगर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना, एलएम कर्व जो होगा, मान लीजिए अभी इक्विलिब्रियम ये है, यहाँ पे इनकम Y डिसाइड हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट R डिसाइड हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब सब महंगा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो एलएम कर्व इधर शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। वहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जबकि इनकम हमारा क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज हुआ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ था। जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया तो इनकम घट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। ये होता है इफेक्ट किसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस के कारण इक्विलिब्रियम में ये चेंजेस आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम E था, ये E1 है ना। तो ये था एलएम कर्व मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस के कारण। अब दूसरा है कि फिजिकल पॉलिसी में भी तो चेंजेस कुछ ना कुछ करता है ना। फिजिकल पॉलिसी जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, देखिए ये IS कर्व है, ये LM कर्व है, क्लियर। तो IS कर्व LM कर्व में, है ना, अभी इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट E पे रहा, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट I डिसाइड हुआ, इनकम Y डिसाइड हुआ। अब हुआ कुछ ऐसा कि गवर्नमेंट जो है ना एक्सपेंसेस बढ़ा दिया। क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के कारण IS कर्व IS1 हो जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाया जाए तो ये अपवर्ड साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 हो गया और इनकम लेवल जो है वो Y1 हो गया। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा, इनकम लेवल भी बढ़ा। ठीक है, क्लियर है। कब? जब एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो है वो क्या किया गया? बढ़ा दिया गया तब। क्लियर। अब यहाँ पे एक ना केन्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है ना, एक्सपेंस मल्टीप्लायर। वो क्या था? देखिए, जब IS कर्व शिफ्ट किया IS से IS1, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम E से आ गया आपका E1, इनकम लेवल बढ़ के हो गया Y से Y1 और इंटरेस्ट बढ़ के हो गया I से I1। ठीक है, अगर इंटरेस्ट I ही रखा जाता, अगर I ही रखा जाता, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ना कितना चाहिए? यहाँ तक बढ़ना चाहिए था ना। अगर सिंपल सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट I ही मेंटेन करना पड़े, ठीक है, तो IS कर्व पे जाके इनकम इतना डिसाइड हो जाता। क्लियर। लेकिन इतना नहीं होगा, इक्विलिब्रियम E1 पे आएगा और इनकम OY डिसाइड OY1 पे शिफ्ट करेगा Y से, है ना, और इंटरेस्ट I से I1 जाएगा। क्लियर। ये जो है ना, ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कितना इनकम में चेंजेस होगा, उसका फॉर्मूला है डेल्टा G इंटू 1/1 - MTC। ठीक है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है। सरकार जब खर्च करती है, बढ़ाती है, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ाती है, तो उस कारण से कितना इनकम बढ़ेगा वो इतना है, वो उसका ये फॉर्मूला है। डेल्टा G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और 1/1 - MTC आपका मल्टीप्लायर है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, आखिर इनकम इतना क्यों नहीं बढ़ा? तो देखिए, कहा जाता है ना, जब सरकार एक्सपेंसेस बढ़ाती है, सरकार नए नए इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है ना, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? इनसिक्योर हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर वहाँ से हटने लगता है। ठीक है, मतलब इतना इनकम इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। क्या है? क्राउड आउट इफेक्ट या फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो घटा दिया। क्लियर। वरना इनकम यहाँ तक आपका बढ़ जाता। क्लियर है। ये है फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस का इफेक्ट। ठीक है, तो IS कर्व जब बढ़ा तो इनकम बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, इनकम यहाँ तक बढ़ सकता था लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? जब गवर्नमेंट यहाँ इस केस में जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाती है, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जब, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने से बचने लगता है, तो वो मार्केट से बाहर निकलने लगता है। उसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्लियर। अब देखिए, कहता है ये तो हो गया कि फिजिकल पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी बनाया जाए तब, और अगर फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी बनाया जाए तब क्या होगा? मतलब फिजिकल पॉलिसी मतलब सरकार एक्सपेंसेस घटा दिया या फिर टैक्सेस बढ़ा दिया, है ना, तो वैसे केस में क्या होगा? ये IS कर्व है, ये LM कर्व, राइट, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट I डिसाइड हुआ। ठीक है, अब अगर सरकार एक्सपेंसेस वगैरह घटा देगी तो ऑब्वियस सी बात है IS कर्व नीचे रोटेट कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा इस साइड, और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। पहले E पर था, अब E1 पे आ गया, जहाँ पे इनकम घट जाएगा Y से Y1, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाएगा I से I1। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी में जब सरकार एक्सपेंसेस बढ़ाती है, टैक्स में कमी करती है, तो वहाँ पे इनकम बढ़ता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब वहीं कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में जब सरकार मतलब एक्सपेंसेस घटाती है या टैक्सेस बढ़ाती है तो इनकम घट जाता है, इंटरेस्ट रेट भी घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं दो वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। एक्सपेंशनरी पॉलिसी इसका मतलब होता है विस्तारक विधि। ठीक है, मतलब जो मनी सप्लाई को बढ़ाए, खर्च इकोनॉमी में बढ़ा दे, पैसा बढ़ा दे, ठीक है, तो उसको एक्सपेंशनरी होगा। और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब इकोनॉमी को कम कर रहा है, मतलब
इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह महंगा होने लगा है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, मनी सप्लाई जिसमें घटता है वो कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। क्लियर? तो ये था ISLM मॉडल के तहत इनकम का डिटर्मिनेशन। क्लियर है? अब क्या है, आज तो हम लोगों ने यहाँ थ्योरी देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसी का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।